अपनों के दिए जख्म। भारत देश की पावन भूमि, जहां एक ओर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत को भाइयों के आपसी प्रेम, कर्तव्य और त्याग के उदाहरण स्वरूप माना जाता है, वहीं हमारी कहानी भी ऐसे भाइयों की है। किंतु इस कहानी में एक तरफ श्री राम के आदर्शों को निभाता छोटा भाई है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा भाई है जो पल पल अपने भाइयों की राहों में कांटे बिछाता है, जेल की काल कोठरी तक पहुंचा देता है, और तो और मानसिक शारीरिक शोषण करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसी ही कहानी है अपनों के दिए जख्म। श्री कुंदन लाल जी अपने 3 पुत्र पवन कुमार, प्रवीण कुमार और कमल कुमार और 2 पुत्री के साथ भारत की राजधानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक में रहते थे। हम बात कर रहे हैं परिवार के सबसे छोटे बेटे कमल कुमार की, जिनका जन्म भारत की राजधानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक में हुआ। उनका रहन सहन, शिक्षा सब चांदनी चौक में हुई। ये लोग घर से प्रातःकाल की सैर करने लाल किला और राजघाट तक पैदल ही चले जाते थे। लाल किला इनके घर से दिखाई देता था। इनका चांदनी चौक में कपड़े का कारोबार था। तीनों भाई पवन कुमार, प्रवीण कुमार और कमल कुमार पिताजी के साथ ही रहते थे। इस परिवार ने पुरानी दिल्ली की गलियों में 25 साल गुजारे थे। घर के चारों तरफ देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट तिलक बाजार, रंग रसायन, केमिकल मार्केट, ड्राई फ्रूट की मार्केट खारी बावली, अनाज की सबसे बड़ी मंडी नया बाजार, दिल्ली की होलसेल कपड़ा मार्केट और सबसे बड़ी सर्राफा ज्वेलरी मार्केट चांदनी चौक, और तो और सदर बाजार, जहां पर खिलौने से लेकर घर की छोटी से बड़ी हर चीज होलसेल में मिलती है। वहीं चावड़ी बाजार, जहां देश की हार्डवेयर और मशीनरी का हर सामान मिलता है। थोड़े और आगे चलने पर जामा मस्जिद है, जहां पुराने औजार से लेकर हर पुरानी चीज सेल होती है। 200 मीटर के दायरे में तंबाकू, मोमबत्ती, जर्दे का सबसे बड़ा व्यापार चलता है। इसी के साथ साथ पेट्रोलियम तेल, ग्रीस एवं हर चीज होलसेल में मिलती है। या यूं कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में देश की हर चीज होलसेल में यहां मिलती है। चांदनी चौक की आबादी दिन में लगभग 22 लाख होती थी और रात को सिर्फ लगभग 60,000। पूरे भारत से व्यापारी व्यापार करने और दिल्ली के दर्शन करने दूर दराज से आते थे। 1947 में इनका परिवार लाहौर से मूगा पंजाब आया था। लाहौर के मुस्लिम परिवारों ने कमल कुमार के परिवार को अपने परिवार की तरह बड़े प्यार से पंजाब रवाना किया था, जिसकी वजह से ये सभी लोग सुरक्षित भारत आ पाए। जब कमल कुमार क्रिकेट मैच देखने लाहौर गए तो अपने पिता की बताई जगह हाशमी दरवाजा गली भी गए, जहां इनका परिवार रहता था। लाहौर में इनका लोहे का कारोबार था, गीजर बनाते थे। पूरा लाहौर इन्हें लोहे वालों के नाम से जानता था। जब कमल उस गली में पहुंचे और वहां के लोगों को पता चला कि दिल्ली से लोहे वालों के परिवार का सदस्य कमल कुमार आया है, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और कमल कुमार को बहुत सारा प्यार किया, मान सम्मान दिया। वो कह रहे थे कि भारत तुम्हारी मां है तो हमारी मौसी है। खाने वाले ने, चाय वाले ने, जूस वाले ने पैसे तक नहीं लिए, बल्कि मान सम्मान दिया। लेकिन जब कमल कुमार एक एसटीडी पर फोन करने गए तो दुकानदार ने उन्हें फोन कराने से मना कर दिया और बोला कि तुम काफिर हो। कमल कुमार के पिताजी, चाचा जी लाहौर में सब कुछ छोड़कर केवल एक अटैची लेकर पंजाब भारत आए थे। इसलिए कमल कुमार के दादाजी का जो सामान वहां रह गया था, उन लोगों ने वो दिया। लेकिन अटारी बॉर्डर पर कस्टम वालों ने वो सामान लाने नहीं दिया। पंजाब में कमल कुमार के पिताजी ने अकाउंटेंट का काम किया। सैलरी कम थी, भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा।
और दिल्ली में नौकरी करनी पड़ी और मरते दम तक, आखिरी दिन तक उन्होंने एक मशहूर ज्वेलर्स के यहां अकाउंटेंट का काम किया। जो भी तनख्वाह उन्हें मिलती थी उसी से उन्होंने पूरे परिवार का भरण पोषण किया। उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई, नेकनियति से काम किया और बच्चों को भी यही सिखाया कि जो भी काम करना हो उसके पीछे लग जाओ, काम का बाप भी होगा। कमल कुमार की माताजी ने भी यही सिखाया था कि आगे बढ़ने के लिए कभी किसी को धक्का मत देना, क्योंकि जब वापस आओगे तो यही लोग तुम्हें मिलेंगे। उनकी दी गई शिक्षा कमल कुमार को आज भी याद है। कमल कुमार चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और चांदनी चौक के निवासी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तक जुड़े हैं। इन्होंने दिल्ली के मेयर स्वर्गीय शांति देसाई, जो दिल्ली में भाजपा के जमीनी नेताओं में से एक थे और इनके गुरु भी थे, उनके साथ काम किया और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन लाल खुराना जी, केदारनाथ साहनी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी की जनसभाओं का चांदनी चौक में प्रबंध किया था। इनका संघ से नाता रहा है और माता पिता के दिए गए अच्छे संस्कारों की वजह से कमल कुमार ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इनका मानना था कि मैंने परिवार के लिए जो भी किया वो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैंने गरीबी का जीवन जिया है। कमल कुमार की शादी के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। इनकी धर्म पत्नी सीमा कमल कुमार के दोनों बड़े भाइयों का सम्मान बड़े भाई और पिता के समान करती थी। इनकी शादी होने के बाद जो मकान का हिस्सा इनके पास था, बड़े भाई पवन कुमार ने वो भी बेच दिया और उसका सारा पैसा वो अपने साथ गुजरात सूरत ले गए। और कुछ दिनों बाद दूसरे भाई प्रवीण कुमार को भी उन्होंने सूरत बुला लिया काम में हाथ बटाने के लिए। वहां उन्होंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया और 1993 में उन्होंने भाई प्रवीण कुमार को वापस दिल्ली भेज दिया। इसलिए वो कमल कुमार के पास आ गए। इनके पास चांदनी चौक में जो दुकान थी, पवन कुमार ने उसको भी बेच दिया और उसका पैसा भी सूरत ले गए। चांदनी चौक दिल्ली वाले मकान को बेचने से कुछ दिन पहले पवन कुमार मकान बनवा रहे थे, तो वहां इंस्पेक्टर थाना लोहरी गेट आ गया, जिसने पवन कुमार को सीढ़ियों से धक्का दे दिया कि यह मकान मेरा है, तू कौन होता है काम करवाने वाला। पवन कुमार को 3 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। उनकी जमानत कमल कुमार ने ही कराई और वकील की फीस भरी। पवन कुमार ने कभी मां बाप की सेवा नहीं की, कभी मां बाप के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया। पिताजी की सैलरी से घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था, फिर भी हमेशा उनसे पैसा मांगते रहते थे। कभी भाई बहनों की शादी में मदद नहीं की, कभी छोटे भाई बहनों को कुछ नहीं दिया। हमेशा भाई बहनों रिश्तेदारों में फूट डालने का काम किया। कमल कुमार की नानी इनकी मां को हमेशा कहती थी कि तूने एक नाग पैदा किया है, एक दिन पूरे परिवार को डस लेगा। ये जितना मां बाप को तंग करते थे, शायद इस धरती की कोई औलाद नहीं करती होगी। कमल कुमार की मां हमेशा कहती थी कि तूने मुझे सताया है, एक दिन लोग तुझे सताएंगे। पवन, मेरा बस तेरे ऊपर नहीं चलता। माता पिता की मृत्यु के बाद से ही कमल कुमार ने सबसे छोटे होते हुए भी बड़े होने का फर्ज निभाया। सभी बच्चों की शादी ब्याह अच्छे परिवारों में और बहुत ही अच्छे तरीके से होटलों में कराई। सबसे पहले कमल कुमार की बेटी कनिका, उसके बाद प्रवीण कुमार की बेटी तानिया की और सबसे बाद में पवन कुमार की बेटी सुगंधा, जो कि परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी, की शादी हुई। कमल कुमार ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। पिछले कई दशकों से स्टाफ की सैलरी और बोनस समय से पहले ही देते आ रहे हैं। समय पर ESI, PF, इनकम टैक्स और GST भरते आ रहे हैं। लेकिन पवन कुमार नहीं चाहते थे कि इनकी फैक्ट्री
ईमानदारी से चले, क्योंकि वो चाहते थे कि कमल कुमार इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टाफ के ईएसआई, पीएफ में हेरा फेरी करे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसकी प्रवृत्ति हमेशा गलत करने की हो, वो अपनी फैक्ट्री चला ही नहीं सकता, बल्कि दूसरों की फैक्ट्री को भी हर कीमत पर चलने से रोकना चाहता है। लेकिन कमल कुमार का मानना है कि जब तक मैं रहूंगा, फैक्ट्री ईमानदारी और सच्चाई से चलती रहेगी। और अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि अन्याय के सामने झुकना मत, अच्छे से अच्छे लालच को ठोकर मार देना और ईमानदारी से अपना काम करते रहना। 1982 में बड़े भाई पवन कुमार की शादी नीलम जी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा मनु और बिटिया सुगंधा। और प्रवीण कुमार की शादी 1986 में निशा जी से हुई थी। उनके भी 2 बच्चे हैं, बेटा कुश और बेटी तान्या। और कमल कुमार की शादी 1989 में सीमा जी के साथ हुई। इनके भी 2 बच्चे हैं, बेटा कार्तिक और बेटी कनिका। पवन कुमार जब शादी से पहले नीलम जी से पंजाब में मिले, ये 33 साल के थे। इन्होंने अपनी उम्र 22 साल बताई। वहां भी धोखा किया। बेटी समान पत्नी थी जो हमेशा एक ही गाना गाती रहती थी, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बड़ी मुश्किल से सभी ने मिलकर इनके परिवार का बीच बचाव करके घर बसवाया। इनकी करतूतों से तंग आकर 15 साल बाद नीलम जी ने एक दिन सुबह ट्रक बुलवाया और सारा सामान पैक करके चुपचाप दिल्ली से अपने मायके पंजाब चली गई। फिर घर वालों ने समझौता कराया, तब 1 साल बाद नीलम जी वापस आई। पवन कुमार ने अपनी शादी में किसी को एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं दिया। यहां तक कि शादी में जो ज्वेलरी, साड़ियां चढ़ाई गई थी, वो सब एक दिन के लिए किराए पर लेकर आए थे। साड़ियां मोगा पंजाब से और ज्वेलरी एक ज्वेलर के पास से किराए पर लेकर आए थे। शादी के अगले ही दिन नीलम जी से पूरी ज्वेलरी और साड़ियां लेकर उनको वापस दे आए थे। जब पवन कुमार का बेटा मनु पैदा हुआ, इनके पास पंजाब जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने पैसे मांगे, घर में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने कपड़ों में आग लगा दी और अपने आप को मारने पीटने लग गए। तो घर के सभी लोग डर गए। फिर इनकी माताजी ने अपनी चूड़ी बेची। तब पवन कुमार ने बच्चों के लिए कपड़े लिए और लुधियाना गए। पिता कुंदन लाल जी ने जैसे तैसे नौकरी में से अपना पेट काट काट कर पवन कुमार को बीए कराई। उस समय कमल कुमार प्राइमरी में पढ़ते थे। यदि पवन कुमार ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कोई काम किया होता तो कहीं कोई नौकरी की होती तो कुछ पैसा घर में आता। सभी रिश्तेदार और मिलने वाले पवन कुमार से कहते थे कि कब तक तुझे बैठा कर खिलाएंगे, तुम्हारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, इसलिए तुम कुछ काम करो और घर का सहारा बनो। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी कोई काम नहीं किया। जब तक मां बाप जिंदा रहे, उन्हें दुखी रखा। पिताजी को हार्ट की बीमारी और माताजी को कैंसर था। कमल कुमार का स्कूल का पूरा समय पिताजी और माताजी की सेवा करने में लग गया। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए माताजी का फ्री इलाज टाटा हॉस्पिटल मुंबई में करवाया। इलाज के दौरान आने जाने और रहने का खर्चा टाटा हॉस्पिटल ही देता था। वहीं दिल्ली की महापौर की कृपा से दिल्ली के पंत हॉस्पिटल में पिताजी के हार्ट का इलाज कराया गया। कमल कुमार की माताजी की मृत्यु दिल्ली के कपूर हॉस्पिटल में और पिताजी की दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हुई। उस समय इनका परिवार चांदनी चौक में ही रहता था। बहुत ही संघर्ष भरा जीवन था। कमल कुमार पैसों के अभाव में मां बाप को नहीं बचा सके और भाई बहनों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाई। कमल कुमार की शादी होने से पहले ही मां की मृत्यु हो चुकी थी और उनके 1 साल बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के 1 साल बाद बड़े भाई पवन कुमार मकान और दुकान बेचकर सारा पैसा सूरत ले गए अपना कारोबार करने के लिए। पवन कुमार सूरत में रहते थे, बीच बीच में दिल्ली आते रहते थे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी नीलम जी
दिल्ली में ही रहती थीं। कमल कुमार की शादी के 6 महीने बाद पवन कुमार की धर्म पत्नी नीलम जी भी सूरत शिफ्ट हो गई थी। पवन कुमार बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। वो कठोर रवैया आज तक भी नहीं छोड़ा है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पवन कुमार ने चांदनी चौक कृष्णा मार्केट की दुकानों पर कब्जा करने के लिए प्रवीण कुमार और कमल कुमार दोनों भाइयों को 5 साल तक धूप में बिना फैन बिना पानी के बिठाए रखा और मार्केट के प्रधान और बिल्डर से समझौता करके पैसा लेकर सूरत रफू चक्कर हो गए। 2006 में पवन कुमार दिल्ली आ गए। इनके पास रोटी खाने और किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। यहां तक कि जिस ट्रक में सूरत से सामान भरकर लाए थे उसके पैसे भी कमल कुमार ने दिए। उस समय कमल कुमार और प्रवीण कुमार दोनों भाई दिल्ली में किराए के मकान में रहते थे। पवन कुमार सूरत से आकर लगभग 6 महीने तक कमल कुमार के साथ उनके घर में ही रहे। बाद में उनको भी कमल कुमार ने एक अच्छा फ्लैट लेकर दिया। कमल कुमार ने गाड़ी ली तो सबको लेकर दी, मकान लिया तो सबको लेकर दिया। जबकि कमल कुमार तो 1986 से ही नोएडा स्कूटर पर आया करते थे। रोज 85 किलोमीटर स्कूटर से आना जाना किया और नोएडा में अपना काम सेट किया था। नोएडा सेक्टर 5 हरोला में कमल कुमार ने एक छोटी सी किराए की दुकान ली और दिन रात काम किया और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। कमल कुमार ने एक वेल्डिंग मशीन बनाने वाली कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, जिनका उद्योग नोएडा में ही था। उनकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई। तब तक कमल कुमार उनकी लगभग 250 मशीन बेच चुके थे। क्योंकि मशीन कमल कुमार ने बेची थी तो लोग इनके पास आने लगे कि मशीन आपसे खरीदी है, इसको बदलकर या सही करके दीजिए। तब कमल कुमार ने उनका एक कारीगर बुलाया और जिन लोगों को मशीन बेची थी उनको सर्विस देना शुरू किया और 2, 4, 5 मशीनों का ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया, जिससे कमल कुमार का काम अच्छा चलने लगा। फिर कमल कुमार ने अपने भाई प्रवीण कुमार को अपने साथ लगा लिया, जो आज तक इनके साथ हैं। पवन कुमार ने जीवन में बहुत सारे काम किए, जिसमें उन्होंने लोगों का पैसा मारा और साइड होते रहे। किसी रिश्तेदार ने इनको मुंबई में पनाह दी और अपने साथ रखकर ड्रेस मटेरियल का काम सिखाया। काम सीखने के बाद उनको धोखा देकर उसी तरह का माल बनाकर बेचने लगे। फेल रहे। सूरत में साड़ी वालों ने इनको पनाह दी, काम सिखाया, उनसे भी साइड होके उसी तरह का माल बनवाकर बेचने लगे, परंतु उसमें भी फेल। दिल्ली से शूटिंग शर्टिंग का काम सीखा, जिन्होंने इनको पनाह दी उसी तरह का शूटिंग राटिंग बेचने लगे, लेकिन उसमें भी फेल रहे। कपड़े की दलाली का काम शुरू किया, फेल रहे। सूरत में साड़ियों का काम किया, फेल रहे। दरियागंज में हमने उनको वेल्डिंग मशीनों का शोरूम करवा कर दिया, फेल रहे। उसके बाद नोएडा सेक्टर 64 में वेल्डिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करा कर दी, उसमें भी फेल रहे। सभी कामों में कारीगरों और लोगों का पैसा मारते रहे और साइड होते रहे। पवन कुमार ने 2004-2005 में सूरत में ढाबा खोला था, जहां सिलेंडर फट गया तो कमल कुमार ने फायर ब्रिगेड से मिलकर केस खत्म कराया। कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ, जिस पर पवन कुमार हाजिर नहीं हुए और केस रफा दफा होकर दब गया। तब पवन कुमार पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए और दिल्ली के पटपड़गंज में आटा चक्की लगाई और घरों में आटा सप्लाई करने लगे। वो काम भी फेल हो गया। कमल कुमार ने पवन कुमार के बेटे मनु का एडमिशन कराया और पढ़ाया लिखाया। 2007-2015 में उनकी बेटी सुगंधा को दिल्ली से पीएचडी कराई, जो आज लेक्चरार है। सूरत में हुए व्यापार के नुकसान उठाने के दौरान पवन कुमार विभिन्न बीमारियों से घिर गए थे। 2010 में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में उनका ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन कराया। इनके ऑपरेशन के लिए कमल कुमार के बचपन के दोस्तों ने 5 बोतल खून दिया, उसे भी भूल गए। उनके लाखों रुपए के कर्ज चुकाए, उनके बेटे मनु की शादी कराई और प्रवीण कुमार को बैकबोन में प्रॉब्लम थी।
उनका इलाज भी कराया था। उस समय कमल कुमार के बच्चे छोटे थे और पढ़ रहे थे। कमल कुमार ने आज तक जिन परिवार वालों को अपने साथ काम में लगाया, ना तो एजुकेशन में टॉप थे, ना ही उनके पास पैसा था। उन्होंने सोचा कि बाहर के लोग आएंगे, उनको आगे बढ़ाने से अच्छा है कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ाओ। आज तक जिसे भी परिवार में बिजनेस में लगाया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। लेते भी कैसे? उनके पास कुछ था ही नहीं। ये बात पूरा परिवार और समाज जानता है। जब कमल कुमार ने सेक्टर 9 में से एक 50 गज की फैक्ट्री खरीदी तो उनका स्टाफ नंदन सिंह नेगी और वेदराम नंगे पैर हरिद्वार गए और वहां से गंगा जल लेकर आए थे। कमल कुमार ने उसी गंगा जल से अपनी कंपनी की नींव रखी और ईश्वर से और गंगा माता से प्रार्थना की कि अगर मैं किसी के साथ बेईमानी करूं, छल कपट करूं, किसी का पैसा मारूं, स्टाफ के साथ गलत करूं, परिवार के साथ धोखा करूं, तो उसी दिन मेरी कंपनी में ताला लगवा देना। और यदि कोई मेरे साथ धोखा करेगा, छल कपट करेगा, तो उसे छोड़ना नहीं, उसे कड़ी सजा देना। कमल कुमार दिन रात काम को बढ़ाने पर ध्यान देते रहे। इसी चिंता में इन्हें 2012 में शुगर की बीमारी लग गई। उसी दौरान इन्होंने सेक्टर 5 की फैक्ट्री खरीदी थी, जिसमें कमल कुमार का 88% बेटी कनिका का, 2% पवन कुमार का, 6% प्रवीण कुमार का, 4% हिस्सा रखा। कमल कुमार को शुगर की बीमारी हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि जिंदगी में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। इसलिए कमल कुमार ने दोनों भाइयों को कंपनी का 20% का हिस्सेदार बना दिया। कमल कुमार ने 2010 में जीबी रोड पर एक नया शोरूम खोला था, जहां पवन कुमार को बैठाया और प्रवीण कुमार कमल कुमार के साथ नोएडा में बैठते थे। वहां भी पवन कुमार ने काम पर ध्यान न देते हुए पैसे की लूट खसोट की और कोई हिसाब किताब नहीं दिया। आजकल वो नकली माल बेच रहे हैं। जो लोग भी कमल कुमार के साथ व्यापार में जुड़े, जिन लोगों की भी सहायता की, जिन लोगों को काम सिखाया, कमल कुमार ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हरोला मार्केट की छोटी सी किराए की दुकान से लेकर सेक्टर 9 की फैक्ट्री और उसके बाद सेक्टर 5 की फैक्ट्री बनाने तक सब कुछ कमल कुमार ने दम पर किया है। क्योंकि ना ही तो उनके पास माता पिता का दिया हुआ पैसा था और ना ही कोई पारिवारिक पुश्तैनी जायदाद थी। जो भी किया उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर किया। पवन कुमार ने 2012 में सेक्टर 5 वाली फैक्ट्री में अपना काम शुरू किया, लेकिन फैक्ट्री शुरू करने से पहले ही उनकी नीयत खराब हो गई थी। फैक्ट्री चलाने के 2-3 साल बाद एक्साइज की रेड पड़ गई। इनको लगने लग गया कि मेरी हेराफेरी पकड़ी जाएगी और मैं सरकार के हाथों से बच नहीं पाऊंगा और ना फिर से फैक्ट्री चला पाऊंगा। जितना गवर्न करना था कर चुके थे। इसलिए 2017 में फैक्ट्री बंद कर दी और लेबर कमिश्नर को लिख कर दे दिया कि मैंने स्टाफ के 42 लोगों का सारा हिसाब कर दिया है, जबकि उन्होंने किसी का कोई पैसा नहीं दिया और सारे स्टाफ को टालते रहे। स्टाफ के 42 लोगों ने लेबर कमिश्नर से रिपोर्ट की कि हमारा पैसा दिलाओ। पैसा मांगते मांगते स्टाफ के 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और उनका परिवार आज भुखमरी के कगार पर है। पवन कुमार फैक्ट्री बंद करने के बाद अनेक सप्लायर का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। इनको तो काम न करने की यही आदत पड़ी हुई थी कि किसी को पैसा ना दूं। पैसे देता हूं करते करते 2020 में कोरोना महामारी आ गई। इसलिए लोगों ने ऑटोमेटिक ही आना बंद कर दिया और पवन कुमार ने बिल्डिंग कमल कुमार को सौंप दी और लोगों से अपनी जान छुड़ा ली। लोग कमल कुमार के पास पैसा मांगने आते थे और धरना देकर बैठ जाते थे। कमल कुमार हाथ जोड़कर लोगों को समझाते थे कि मालिक पवन कुमार ही है, उस काम में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, केवल बिल्डिंग हमारी है। कमल कुमार ने अपनी 22 साल पुरानी कंपनी सेक्टर 9 से शिफ्ट करके सेक्टर 5 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और ईमानदारी सच्चाई के दम पर आगे बढ़ते चले गए। पवन कुमार उसी कंपनी में हिस्सा मांग रहे हैं, पता नहीं किस कानून के हिसाब से। ना तो वो कंपनी में 22 साल से मुलाजिम है, ना पार्टनर है और ना ही कुछ लेना देना है, फिर भी फिरौती की तरह पैसों की मांग करते रहते हैं।
जबकि भाई प्रवीण कुमार ने बड़े भाई पवन कुमार की सतयुग के लक्ष्मण की तरह सेवा की। उन्होंने कभी अपने बच्चे नहीं देखे कि उनको कैसे पढ़ाना लिखाना है, कभी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया। पवन कुमार ने जो करने को कहा वो करते रहे, कभी कोई सवाल नहीं पूछा और न कभी पीछे मुड़ के देखा। वो खुद अपने जीवन में कभी कहीं बाहर घूमने नहीं गए, लेकिन पवन कुमार को पूरा संसार, चाहे वो हनीमून हो, चाहे विवाह की 25वीं एनिवर्सरी हो, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, पूरा भारत और पता नहीं कहां कहां घुमाया। जब पवन कुमार से बच्चे पूछते थे कि आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है, तो पवन कुमार बोलते थे, रोज ताने सुनने से अच्छा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और फिर उन्होंने कमल कुमार से फिरौती मांगनी शुरू कर दी। 2017 में पवन कुमार की बेटी सुगंधा की शादी हुई। शायद वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब तक तीनों भाई साथ हैं मेरी बेटी की शादी हो जाए और फिर मैं अपना काम अलग शुरू करूं। सुगंधा की शादी के बाद उन्होंने और उनके बेटे मनु ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वहीं पवन कुमार ने प्रवीण कुमार के बेटे कुश को भी बहला फुसलाकर अपने साथ कर लिया। एक भांजा भी आ गया था। सभी लोग मिलकर कंपनी का हिसाब किताब, कंपनी का सारा डाटा, सारे क्लाइंट डिटेल, सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप चोरी से अपने साथ ले गए। और तो और 6 गाड़ियां और सारी प्रॉपर्टी के कागजात, सारा कैश अपने साथ ले गए और अपनी एक अलग फर्म बनाकर दिल्ली के पटपड़गंज में अपना एक अलग शोरूम खोल दिया। जब पवन कुमार का काम नहीं चला तो उन्होंने 6 महीने बाद ही कहना शुरू कर दिया कि हमें पैसे दो। कमल कुमार ने बहुत समझाया कि अभी पैसे नहीं है, पैसों का इंतजाम होने दो, मैं आपको दे दूंगा। पवन कुमार को जितना भी पैसा दिया जाता था पता ही नहीं चलता था कि उनका पैसा कहां जाता था, कहां खर्च करते थे। कोरोना महामारी के दौरान हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। स्टाफ की सैलरी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि काम पूरी तरह से बंद हो चुका था और पेमेंट भी नहीं आ रही थी। इसलिए पवन कुमार को समझाया गया कि आपको पैसा कम मिलेगा, तो उन्होंने इस पर बवाल करना शुरू कर दिया, जिसका प्लान उन्होंने पहले से ही बना रखा था कि मैं किस तरीके से, किस कागज से कमल कुमार को कैसे घेर सकता हूं और परेशान कर सकता हूं। पता नहीं कहां कहां अपनी सेटिंग कर रखी थी कमल कुमार को प्रताड़ित करने के लिए। वैसे यदि कोई एडिशनल डायरेक्टर रिजाइन न दे तो वो 6 महीने में रिजाइन माना जाता है। पवन कुमार ने फर्जी साइन करके कमल कुमार और उनकी पत्नी सीमा, बेटी कनिका और प्रवीण कुमार के ऊपर केस कर दिया। कमल कुमार ने पूरे परिवार को साथ बैठाकर MOU साइन किया था, लेकिन पवन कुमार पैसा लेने के बाद भी मुकर गए। तब कमल कुमार को वकीलों ने, रिश्तेदारों ने समझाया कि भाईचारे के चक्कर में ना तो फैक्ट्री रहेगी ना पैसा रहेगा, इसलिए आप इनके अगेंस्ट केस करो। लेकिन कमल कुमार तो हमेशा से भाईचारा निभाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कोई केस नहीं किया। पवन कुमार द्वारा परिवार पर कराए गए झूठे केस में मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स डाले गए थे। पुलिस और कोर्ट को गुमराह किया गया था। यहां तक कि पूरे परिवार, बच्चों से लेकर बड़ों तक की सहानुभूति बटोरकर अपने सारे काम करवाए गए। पवन कुमार ने 2018 में कमल कुमार के खिलाफ दिल्ली मधु विहार थाने में, उसके बाद 2020 में षड्यंत्र करके फिर से दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग थाने में एक और FIR दर्ज करा दी। पिता तुल्य भाई पवन कुमार ने इस प्रकार के झूठे केस कर दिए थे जो कोई दुश्मन भी नहीं करा सकता था। प्रवीण कुमार का बेटा कुश, जो उनसे मिला हुआ था, उसने रिपोर्ट में लिखवा दिया कि मेरे साइन कमल कुमार ने डुप्लीकेट किए हैं। बहन के बेटे ने कोर्ट में लिखवा दिया कि बंद कमरे में मुझसे मामा कमल कुमार और मामी सीमा ने साइन करवाए, जबकि कमल कुमार ने तो परिवार को एक साथ करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ना धोखा दिया, ना बेईमानी की, ना छल कपट किया, ईमानदारी के साथ परिवार को साथ लेकर चलते रहे। क्या यही दिन देखने के लिए कमल कुमार ने इन सबको साथ जोड़ा था? पवन कुमार हमेशा बोलते थे कि मेरी पुलिस और सरकार में बहुत ऊपर तक पहुंच है,
मैं जब भी कमल को फैक्ट्री से उठवाऊंगा, कमल पुलिस की जिप्सी में बैठेगा, उसका बेटा फोन करेगा, ताऊ जी डैडी को बचा लो। पवन कुमार बोलते थे कि कार्तिक नोटों से भरे 2 बैग लेकर मेरे घर आएगा और मेरे घर की डोरबेल अपनी कोहनी से दबाएगा, क्योंकि उसके दोनों हाथों में नोटों से भरे बैग होंगे। इस प्रकार के नीच, गंदे, घिनौने विचार थे पवन कुमार के। पवन कुमार को सेक्टर 5 फैक्ट्री से सिविल ड्रेस में आए एसएचओ दिल्ली पुलिस और उनकी टीम झूठ बोलकर फैक्ट्री के बाहर लाए और गाड़ी में डालकर दिल्ली में पता नहीं कहां कहां घुमाते रहे और कमल कुमार से सौदेबाजी करते रहे और परिवार पर पवन कुमार के पैर पकड़कर समझौते का दबाव बनाने लगे। एसएचओ कमल कुमार को धमकाता था कि जाके पवन कुमार को 16 करोड़ रुपए दे दो, वरना तुम्हारी पत्नी सीमा और बेटी कनिका और तुम्हारे भाई प्रवीण कुमार को तिहाड़ में डलवा दूंगा और तेरे बेटे कार्तिक पर झूठे केस लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही नोएडा पुलिस को पता चला तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाकर पूछा कि आप बिना नोएडा पुलिस को सूचना दिए किसी उद्योगपति को कैसे ले जा सकते हो। पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने दिया गया। वो लोग कमल कुमार को थाना लेकर गए। कमल कुमार को कुछ नहीं पता था कि उनका अपराध क्या है, उन्होंने कौन सा गबन किया है, और वैसे भी कानूनी तौर पर एक ही मामले में कभी भी 2 थाने में एक ही एफआईआर नहीं लिखाई जा सकती है। लेकिन कमल कुमार के मामले में ऐसा ही हुआ था। पवन कुमार अपनी पहुंच और पैसे का खेल खेल रहे थे, इसलिए कमल कुमार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें 43 दिन रहना पड़ा। वहां भी उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। जेल में सजा काट रहे गुंडों को पैसा देकर कमल कुमार को जान से मारने की धमकी तक दिलवाई गई। दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पवन कुमार आपस में मिले हुए थे। इसी के साथ साथ दोनों की कई सरकारी विभागों में भी अच्छी पकड़ थी, जिसकी कंप्लेंट कमल कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग को लिखित शिकायत भी की थी कि मुझे इन दोनों के हाथों से बचाया जाए। मुझे, मेरे परिवार, मेरी फैक्ट्री जहां 150 लोग काम करते हैं, जिससे हजारों लोगों का पेट पलता है, को रोजी रोटी से वंचित न किया जाए और पवन कुमार के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पवन कुमार ने कमल कुमार को कोर्ट का नोटिस दिया तो कमल कुमार की धर्म पत्नी सीमा ने पवन कुमार को एक दिन सेक्टर 18 के एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आपका जो भी पैसा निकलता है ले लीजिएगा, लेकिन अभी जितना पैसा है उतना ही ले लीजिए, बाकी पैसा आपको 15 जून तक दे देंगे। इस पर पवन कुमार ने कहा कि अभी 3 बजे हैं, शाम को 5 बजे तक मुझे मेरा कंपनी का पूरा हिस्सा चाहिए, मुझे 15 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं सबको जेल भिजवा दूंगा और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कमल कुमार की पत्नी सीमा ने उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन पवन कुमार सीमा का हाथ झटककर वहां से चले गए। जब कमल कुमार दिल्ली थाने की हिरासत में थे तो कमल कुमार के समधी नरेंद्र गुप्ता और दामाद शिवम गुप्ता पवन कुमार से मिले और निवेदन किया कि आप भाई लोगों का जो फैसला 3 करोड़ 90 लाख में हुआ है, उसे आप क्यों नहीं मानते हो। इस पर पवन कुमार ने जवाब दिया कि मुझे मेरे 12 करोड़ रुपए चाहिए। कमल कुमार के दामाद और समधी ने कहा कि क्या आपकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो पवन कुमार ने कहा कि चलो आपके कहने से 1 करोड़ कम कर देता हूं, अब आप मुझे 11 करोड़ दिला दो। जब कमल कुमार के समधी नरेंद्र गुप्ता ने पवन कुमार से पूछा कि हमारी पुत्र वधु कनिका का क्या कसूर है, तो पवन कुमार ने कहा कि मैं तो कानून के हिसाब से चल रहा हूं, कानून जो कहेगा अब वही होगा। अगर आपकी पुत्र वधु और मेरी बेटी तुल्य भतीजी कनिका को भी जेल जाना पड़ा तो मुझे कोई गम नहीं। कमल कुमार की बेटी कनिका की शादी को 10 साल हो चुके हैं। जब वो पैदा हुई थी तो पंडित जी ने कहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी लो तो 2% बेटी का जरूर रखना, आपकी बरकत होगी। कनिका की शादी 2014 में हुई थी। तब से वो ना तो अपने परिवार से कुछ लेती है ना देती है, फिर भी उसके नाम का वारंट निकलवा दिया गया।
कनिका ने अपने पिता तुल्य ताऊ पवन कुमार के उत्पीड़न से तंग आकर अपना कंपनी का मात्र 2% का शेयर भी कंपनी को वापस कर दिया। कमल कुमार को जेल में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। 43 दिन की अंधेरी रातें, 50 फीट ऊंची दीवारें, नहाने के लिए ठंडा पानी, सर्दी में ओढ़ने के लिए सिर्फ चादर, 16 घंटे बैरक में बंद, इंग्लिश टॉयलेट नहीं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं, खाने को कच्ची रोटी मिलती थी, सुबह शाम कोई फल फ्रूट नहीं, शुगर की भी दवा नहीं। कमल कुमार ने 20 दिन चपाती नहीं खाई। इतनी तकलीफ थी कि 22 दिन तक कुर्सी पर या कहीं भी सीधे नहीं बैठ पाए, उल्टा लेटना पड़ता था या खड़ा रहना पड़ता था। पवन कुमार को मालूम था कि कमल कुमार को शुगर, बीपी, लीवर की दिक्कत है, इसलिए उन्होंने ये सब किया ताकि कमल कुमार जेल में ही मर जाए और उन्हें सब मिल जाए। कमल कुमार दिन रात एक ही बात सोचते रहते थे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने घर वालों का इतना उत्पीड़न कभी न होने देता और न कभी जेल आता। जब पटियाला कोर्ट में पुलिस कमल कुमार का हाथ पकड़कर तिहाड़ ले जा रही थी, उस समय उनके बेटे कार्तिक के साथ क्या बीती होगी, शायद पवन कुमार को कभी एहसास नहीं होगा। अगर पवन कुमार के साथ ऐसा होता तो शायद इनको एहसास होता कि एक बेटे का बाप के प्रति क्या दुख होता है। पवन कुमार का परिवार से झगड़ा करना परंपरा रही है। अपनी आंटी को पीटना, अपने मामा जनक राज को मां की मृत्यु के समय थप्पड़ मारकर दिल्ली निगम बोध घाट से बाहर निकाल देना और अपनी बहन की शक्ल तक न देखने देना, क्योंकि झगड़ा था सिर्फ 2 मीटर प्रॉपर्टी का। इतना ही नहीं, पुरानी दिल्ली का मकान का बयाना लेकर मुकर जाना और कहना कि मैंने मकान नहीं बेचा। इस पर दिल्ली के एक शातिर गुंडा, जो कि दिल्ली से तड़ी पार था, द्वारा इनको उठाकर ले जाना और पवन कुमार के सिर पर ईंट मारकर सिर फोड़ देना। फिर मेंबर और पार्लियामेंट को बीच में डालकर फरीदाबाद वाले एक रिश्तेदार द्वारा समझौता करवाना। पवन कुमार पैसे के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, जबकि माँ बाप की सिखाई गई ईमानदारी और सच्चाई ने तो यही सिखाया था कि कभी किसी से बेईमानी मत करना, कभी दूसरे का हक मत मारना। पवन कुमार द्वारा कमल कुमार का परिवार, व्यापार, फैक्ट्री, इज्जत, पत्नी बेटी की आबरू पुलिस स्टेशन में लुटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। ये तो माँ बाप का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा थी कि कमल कुमार की पत्नी और बेटी की आबरू बच गई। कमल कुमार की पत्नी सीमा और बेटी कनिका अपने 7 साल और 2 साल के बेटे के साथ छिपते घूमती रही कि उन्हें भी तिहाड़ ले जाएंगे। प्रवीण कुमार भी छिपते घूमते रहे थे, उन्हें भी अग्रिम जमानत करानी पड़ी। कमल कुमार को दिन रात एक ही चिंता खाई जाती थी कि मेरा बेटा कार्तिक अकेला रह गया, अब उसका क्या होगा। इस प्रकार की फिरौती अपना खून कभी नहीं मांग सकता। कमल कुमार को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां पर खून में मिलावट हो गई। मां के पास एक साड़ी हुआ करती थी, पिताजी के पास 2 कुर्ते पजामे थे। पूरा परिवार टीन सेट के नीचे रहता था। रसोई खुले में थी, एक ही कमरे में 7 लोग सोते थे। कमल कुमार ने बहुत गरीबी देखी थी, स्कूल की फीस तक के पैसे नहीं होते थे, फिर भी उनके पिता कुंदन लाल जी सभी की जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। कमल कुमार की पत्नी सीमा करवा चौथ के दिन पति से मिलने के लिए जेल गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी पत्नी सीमा डिप्रेशन का शिकार है और बीमार रहती है, हर रोज दवाइयां खाती हैं। कमल कुमार का परिवार तब से लेकर आज तक कभी खुश नहीं रह पाया। कमल कुमार को हफ्ते में 5 दिन डॉक्टर के पास जाना होता है। बेटा कार्तिक कोर्ट जाकर वकीलों से मिलता है, पत्नी सीमा फैक्ट्री में बैठती हैं। पवन कुमार लगभग 75 साल के हैं। सारा जीवन फिरौती की तरह पैसों की मांग करते रहे। फिरौती पिताजी से स्कूल टाइम में मांगी, कॉलेज में इलेक्शन लड़ने के लिए। फिरौती मकान खरीदते वक्त की, मुझे मकान लेकर दो, नहीं तो मैं ट्रेन के नीचे सिर रखकर मर जाऊंगा। फिर फिरौती शादी के रिश्ते होने के समय, फिरौती हनीमून पर जाते वक्त, फिरौती दुकान के लिए पैसे दो। उसके बाद फिर फिरौती की, मुझे माल रखने के लिए पैसे दो। फिर अपनी शादी के समय स्कूटर मांगना फिरौती, बच्चा होने पर बच्चे का छूचक देने के लिए फिरौती की तरह पैसे मांगना, न देने पर अपने कपड़ों में आग लगा लेना। बेटी की शादी के समय फिरौती की तरह पैसे मांगना। दोपहर को बोलना कि मुझे
अभी 20 लाख चाहिए, वरना शाम को कैटर बारात को खाना नहीं देगा। बेटी को देने के लिए हर त्योहार पर 3 से 5 लाख की फिरौती की तरह पैसे की मांग करना। पवन कुमार के लिए तो यही सुझाव ठीक होगा कि वो फिरौती मांगने का काम कर ले, ताकि उनका धंधा फल फूल सके। पवन कुमार एक शख्सियत हैं जो पूरे परिवार के लिए लानत है। आज पूरा परिवार इस राक्षस रूपी व्यक्ति की वजह से घुट घुट कर जीने पर मजबूर है, जबकि पवन कुमार को तो इस उम्र में भाई बहनों के बच्चों को, उनके ग्रैंडसन को ही अपना समझकर लाड़ प्यार करना चाहिए था। सभी को अपना परिवार समझकर रहना चाहिए था। कल का क्या है, पवन कुमार की फोटो टंगी होगी और बच्चे कहेंगे कि यही वो आदमी है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जो भी इनका फोटो देखेगा उस पर थू थू करेगा। कमल कुमार तो छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने बेटे के समान भाई की सेवा की। कमल कुमार ने कितना संघर्ष किया, ये बात सारे रिश्तेदार और समाज के सभी लोग जानते हैं। पवन कुमार इस उम्र में कमल कुमार के साथ इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि कमल कुमार ने उनके बेटे मनु और बेटी सुगंधा को पढ़ाया लिखाया, दोनों बच्चों की शादी की, उनकी बेटी को गाड़ी लेकर दी। पवन कुमार के सूरत से आने के बाद उनको मकान लेकर दिया। भाभी नीलम जी के गले में एक मंगल सूत्र तक नहीं था जो कमल कुमार ने लेकर दिया, और भाई पवन कुमार का सारा कर्ज चुकाया, उनकी हर तरह से पैसे की मदद की, लाखों रुपए देकर सूरत भेजा था। आज वो कमल कुमार उनके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हैं। पवन कुमार ने पैसों के लालच में पूरा घर परिवार बर्बाद करके रख दिया है। कमल कुमार को नहीं पता कि उनका क्या कसूर था। वो तो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर चलना चाहते थे। उन्होंने न कभी कहीं कोई गलत साइन किए थे और न ही किसी से कोई गलत रिजाइन मांगा था, न ही कोई प्रॉपर्टी हड़पी थी, न ही कोई बैंक बैलेंस में बेईमानी की थी। जो प्रॉपर्टी कल भी खड़ी थी आज भी खड़ी है, जिसमें पवन कुमार का एक भी रुपया नहीं लगा था, फिर भी उनका 20% कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पवन कुमार ने मधु विहार पुलिस स्टेशन, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, बैंक ऑफ पटियाला हाउस हाई कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, NCLT डिपार्टमेंट, ROC डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां कमल कुमार की कंप्लेंट ना की हो और उत्पीड़न न कराया हो। लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आती है और झूठ को झुकना ही पड़ता है, और वो समय आ रहा है। पवन कुमार, जो कि पूरे खानदान परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जब कमल कुमार जेल में थे तो सबसे बोलते थे कि जिस प्रकार मैंने कमल को असंवैधानिक तरीके से फंसाकर जेल भिजवाया है, जिस दिन ये जेल से बाहर आएगा सच्चाई सबके सामने आएगी और मैं फंसूंगा। कमल कुमार जब भी जेल की 4 दीवारी, घोर अंधेरा, विकराल रातें, पत्नी सीमा और बेटी कनिका के 43 दिन घर से बेघर 2 साल के बच्चे के साथ नारकीय जीवन जीने के बारे में सोचते हैं, अंदर तक हिल जाते हैं। कमल कुमार के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों, फैक्ट्री के स्टाफ ने उनके लिए प्रार्थना की। कोई नंगे पैर मंदिर गया, कोई गुरुद्वारा गया, कोई छतरपुर मंदिर गया, किसी ने जामा मस्जिद जाकर फरियाद की, किसी ने साईं बाबा की पालकी निकाली। कमल कुमार उन सब के लिए आज भी कोटि कोटि नमन करते हैं। कमल कुमार का मानना है कि उनकी कंपनी का स्टाफ उनका दिल है, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। करवा चौथ, दिवाली, भैया दूज, गंगा स्नान, गुरु नानक देव का जन्मदिन जो पिछले 35 साल से धूमधाम से मनाया जा रहा था, किसी ने भी नहीं मनाया। उनका बस यही कहना था कि हम त्योहार तब मनाएंगे जब कमल कुमार जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। कमल कुमार तिहाड़ जेल से 8 दिसंबर 2023 को छूटकर बाहर आए। उसके बाद से वो आज तक चैन से नहीं सो पाए। पूरी रात में मुश्किल से 2 घंटे सोते हैं। मन में अशांति है, हमेशा चिंता लगी रहती है, मन विचलित, कुंठित, व्याकुल रहता है। लेकिन अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनके हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और कल भी बुलंद रहेंगे। वो किसी भी अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। कमल कुमार के साथ पुरानी दिल्ली में रहने वाले सभी लोग
पवन कुमार की करतूतों को जानते हैं। इसके बारे में मोगा, दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, फरीदाबाद वालों से पता लगाया जा सकता है कि पवन कुमार कितने बड़े फ्रॉडी इंसान हैं। पवन कुमार को जो भी मिला, जैसे भी मिला, उसको ही ठगने का काम किया। वो लोग पवन कुमार से कहते थे कि भैया और कोई ठगने को नहीं मिला जो हमको ही ठगने लगे हो, लेकिन उन्होंने आज तक लोगों को ठगने का काम नहीं छोड़ा है। पवन कुमार कहते हैं कि मैं कानून के रास्ते पर चल रहा हूं। अगर कानून को इतना ही मानते हैं तो सबसे पहले सूरत में जहां गैर जमानती वारंट निकले हुए वहां जाकर अपने को सूरत पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करें। चांदनी चौक के कृष्णा मार्केट में जो दुकान कब्जाने की कोशिश की थी, उनसे जाकर माफी मांगे। सूरत में लोगों का जो पैसा मारा, उनका पैसा वापस करें। हर 2 साल बाद काम बदला और लोगों का पैसा खाया, उसका हिसाब करें। 2 गज जमीन के लिए अपनी विधवा आंटी कमला देवी को कानून अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की और उनको मजबूरन मकान छोड़कर जाना पड़ा। उस समय कानून कहां था? वो आंटी आज भी दिलशाद गार्डन में रहती हैं और उनका फोन नंबर भी उपलब्ध है। कोई भी उनसे बात करके कभी भी रियलिटी चेक कर सकता है। एक बेगुनाह भाई को 43 दिन जेल की सलाखों के पीछे रखवाया। उस समय कानून कहां था? आज फिर 1985, 1986 वाला समय दोबारा वापस आ गया है। आज परिवार के कई सदस्य भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं जो जानलेवा है। इलाज के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता है, परंतु पवन कुमार इस ओर ध्यान न देकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं कमल कुमार को बर्बाद करके छोड़ूंगा, चाहे चारों घर बर्बाद हो जाएं, कोई दूध मुहा बच्चा मां के बिना अनाथ हो जाए, कोई अपनी पत्नी को अपने सामने मरते देखे, कोई विधवा हो जाए, पवन कुमार को कोई परवाह नहीं। जबकि आज समय रहते सभी लोग एक होकर जो लोग भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें बचा सकते हैं, परंतु पवन कुमार का बचपन से ही रहा है, कोई मरे कोई जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर से प्रार्थना है कि पवन कुमार को सद्बुद्धि दे। पवन कुमार की खुद की तो टांगें कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन ये खुद के परिवार को भी खुश और जिंदा नहीं देखना चाहते। 4 गज जमीन के लिए जिसकी मां चली गई, बहन का मकान बिकवा दिया, लक्ष्मण जैसे भाई प्रवीण को बीमारी से ग्रसित कर घर बैठा दिया, एक भाई कमल कुमार को मटिया मेट करने के लिए प्रोग्राम बना लिया, तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। ऐसे पाखंडी, कुंठित, निर्दयी, अज्ञानी व्यक्ति की भगवान को भी जरूरत नहीं होती। उसे यही धरती पर रहकर अपने पाप भोगने होते हैं। इस कहानी के माध्यम से व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिक साथियों को, परिवारजनों व दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि पवन कुमार हर 3 महीने में एक ना एक केस करते रहते हैं। ये दोबारा भी किसी झूठे केस में कमल कुमार को फंसा सकते हैं, क्योंकि ये थाना मधु विहार दिल्ली, थाना मंदिर मार्ग दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस दिल्ली, NCLT दिल्ली में केस करने के बाद खतरनाक इरादे लिए घूम रहे हैं। यदि कमल कुमार, उनके परिवार, बच्चों, फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हानि हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पवन कुमार होंगे।